एग्जिट पोल पर हमारी एक खास चर्चा टुनाइट विद दीपक चौरसिया में भी जारी है। पिछले 1 घंटे में हमने इस बात का विश्लेषण किया कि क्या मोदी को रोकना विपक्ष के लिए मुश्किल हो गया है और जिस तरह से मोदी आगे बढ़ रहे हैं उससे क्या उनका कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। अब हम इस सिक्के के दूसरे पहलू यानी कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करेंगे। आज सोनिया गांधी ने कहा कि वो रिटायर हो रही हैं, वहीं कल राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल लेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे उनके हक में नहीं है, लेकिन गुजरात में उनका जो नया अंदाज सामने आया है उस पर उन्होंने पूरे देश का ध्यान खींचा है। बीते 14 सालों में राहुल गांधी की जो इमेज थी उसमें इस चुनाव के दौरान बड़ा बदलाव दिखा। राहुल इतने परिपक्व और जुझारू दिखे कि उन्हें आखिरी तक कोई खारिज नहीं कर सका। एक मजबूत योद्धा और सेनापति की भूमिका ने राहुल ने पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस को बीजेपी के गढ़ में घुटने नहीं टेकने दिए, उल्टा बीजेपी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि खुद पीएम मोदी और अमित शाह को दिन रात मोर्चा संभालना पड़ा। कई बार ऐसा नजर आया कि राहुल एजेंडा सेट कर रहे थे और बीजेपी उसका जवाब दे रही थी। खास बात यह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राहुल में कंसिस्टेंसी दिखी। तमाम सवाल उठने के बाद भी वो मंदिर मंदिर की यात्रा करते रहे और बीजेपी उन्हें डिगा नहीं सकी। उन्होंने हर बयान सदा हुआ दिया और जनता को ये बताने में कामयाब रहे कि वो सीरियस और डेडिकेटेड है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में राहुल ने जाति समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की। वो चल नहीं पाए या चल पाई या नहीं वो कल मालूम पड़ेगा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली तो वे बहुत कुछ साबित करने में कामयाब रहे। अब सवाल यही है कि क्या राहुल 2019 के लिए विपक्ष की धुरी बनते दिख रहे हैं? गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए। प्रधानमंत्री है, तो क्या हुआ? 5-10 उद्योगपतियों की सरकार चली है। तो वह क्या वाकई बदल गए हैं राहुल? इसी पर बात होगी। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, इनके सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं मुंबई से हमारे साथ और थोड़ी ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी भी जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, आपको कुछ, आप तो एक पत्रकार भी हैं और जाने माने पत्रकार हैं, आपको नहीं लिखा कि राहुल गांधी इस बार बदले बदले नजर आ रहे हैं, भले से वो हार जाए? आप इस बात से तो एग्री करेंगे ना? देखिए, हर किसी व्यक्ति में जो है एक कालखंड ऐसा आता है कि उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है। राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 तक वो सत्ता के सूत्रधार के रूप में दिखाई दे रहे थे। 2012 की तो ऐसी स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को थोड़ा सा सकारात्मक सफलता मिल जाती तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुर्सी खतरे में आ जाती। इस स्थिति में राहुल गांधी थे। लेकिन 2012 से लेकर 2017 का राहुल गांधी के जीवन का ऐसा फेज है जब उनको कांग्रेस के लोगों ने भी पप्पू कहना शुरू कर दिया था। अब राहुल गांधी जब एक बार बहुत राजनीति में फर्श पर गए तो फर्श से थोड़ा सा ऊपर उठने की स्थिति तो बनती है। लेकिन संकट यह है कि भारतीय राजनीति में केंद्रीय दल में बैठकर आपको प्रासंगिक बने रहने के लिए हर उम्मीदवार को कुछ वोट आपके नाम पर ट्रांसफर करने की शक्ति चाहिए होती है। ये इंदिरा जी में जब तक शक्ति रही, इंदिरा जी स्वीकार्य रही, राजीव जी में शक्ति रही, राजीव जी स्वीकार्य रहे, नरसिंह राव में जब शक्ति नहीं दिखाई दी तो नरसिंह राव बेइज्जत करके हटाए गए, सीताराम केसरी की धोती छीन ली गई। राहुल गांधी जब तक कोई चुनाव जिताने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं उभरेंगे, और उसमें संकट ये है कि इस बार कभी आप एक पत्रकार सम्मेलन देखें, ये मत कहिए, यहाँ पर पहली बार ये मत कहिए। प्रेम शुक्ला जी, 2009 में अगर चुनाव जिताए थे उन्होंने तो राहुल गांधी ने भी सोनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर लीड किया था। हाँ, निश्चित तो उसका श्रेय मिला ना उनको। 2004 का भी श्रेय राहुल गांधी के हिस्से कांग्रेस के लोगों ने डाला था। 2009 का श्रेय भी कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी के हिस्से में डाला था। लेकिन 2014 की जब पराजय का मामला आया तो उस अपयश पर उनके बारे में बात करने से लोग डरे। तो इसका कारण है कि जब एक किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का पतन हो जाता है तब उस पार्टी के लोग यश में तो आपका यशगान कर देते हैं, लेकिन अपयश में आपके खिलाफ एक भी स्वर नहीं फूटता। तो यह संकट तो हुआ उस लोकतांत्रिक दल के साथ। अब उस लोकतांत्रिक दल की स्थिति ऐसी है कि अध्यक्ष पद पर, जैसे हमारे देश में एक बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज भी चला कि अगर कोई एक चपरासी का पद भी खाली हो तो 10-50 एप्लीकेशन आ जाते हैं। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे अधिक सत्ता में रहने वाली पार्टी
आज भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का अपना महत्व है, मैं उसके महत्व को नकार नहीं सकता, या मेरे नकारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है उस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चयन की प्रक्रिया में हिस्सेदारी में भी लोगों को गए हैं। तो जब किसी दल में लोकतंत्र इस स्तर तक बढ़ता है तो पार्टी में व्यक्ति प्रासंगिक तभी रहता है जब वो वोट 1980 से लेकर, इंदिरा जी मुझे एक बात बताइए, 1980 से लेकर 2017 तक बीजेपी के कितने अध्यक्ष निर्वाचित बने हैं? सिर्फ एक फिगर बता दीजिए मुझे। हर अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है, हर अध्यक्ष निर्वाचित है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी हुए हैं, ठीक उसी तरह से राहुल गांधी हुए हैं। स्वीकारता बना। देखिए आदरणीय 1980 में नायडू के खिलाफ कौन, 1980 में मूर्ति के खिलाफ कौन हुआ? बांद्रा के जो रिक्लेमेशन मैदान में पहला जो अध्यक्षता का पद का आया तो आदरणीय अटल जी निर्वाचित हुए थे, आडवाणी जी निर्वाचित अध्यक्ष है, और कोई भी फॉर्म भरने के लिए ओपन था, वो सर्वसहमति बनाई जाती है। लेकिन यहाँ तो और किसी नाम पर तो वही सर्वसहमति कांग्रेस ने बनाई ना, गांधी वंश के वही सर्वसहमति कांग्रेस ने बनाई। नहीं, लेकिन वो उस सर्वसहमति में संकट ये है कि वो सर्वसहमति सिर्फ गांधी वंश के नाम पर ही बनता है। ऐसा मत बोलिए, ये तर्क आपका बहुत कमजोर है। ये कमजोर तर्क है। मैं कितने ऐसे कांग्रेस अध्यक्षों के नाम बता सकता हूँ जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं थे। कमजोर कह सकते हैं। पहला नाम मैं आपको एम.ए. अंसारी साहब का बताता हूँ, वो कौन से गांधी नेहरू खानदान के थे? 98 के बाद ये स्थिति बताइए ना। मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि मेरा ये तर्क नहीं है दीपक जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी तक कभी कांग्रेस में लोकतंत्र रहा ही नहीं है। लेकिन 1998 के बाद कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं रहा, इस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि भाई जितेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद का फॉर्म भरते हैं और भरने के बाद उनको जिस तरह से सुरक्षा लेनी पड़ती है, ये क्या हम लोग विस्मृत कर सकते हैं? सीताराम केसरी का जिस तरह से धोती फाड़ के उनको पार्टी के एक सवाल मेरा है, तिरस्कृत करके भगाया जाता है। अच्छा एक मिनट, अरविंद मोहन जी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आनुवंशिक दल में ही देख सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी आपने कहा कि राहुल थोड़ा फर्श से ऊपर उठे हैं। मेरा ये पूछना है कि क्या इसमें मोदी जी का कुछ योगदान है और बीजेपी का कुछ योगदान है उनको नेता बनवाने में? देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में एंटीडोट तो होता ही है ना। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो पार्टी लड़ रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारी अगर कोई विफलता होगी तो लोग आशा की निगाह से उसकी तरफ देखेंगे। संकट ये है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई गुजरात में बहुत ज्यादा जो है असंतोष है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। इस असंतोष और आक्रोश को वोटों में तब्दील करने के लिए एक व्यक्तित्व के नेतृत्व में लोगों को भेजा गया। अब स्थिति ऐसी है कि उस व्यक्तित्व की कमजोरी है कि लोग जो है उसको स्वीकारते नहीं, अस्वीकार कर देते हैं। ये एग्जिट पोल बताता है। या तो आक्रोश, हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव में या तो इस हुआ कि नहीं? व्यक्तित्व के प्रति जो है लोगों का नाना नहीं, हिमाचल में मोदी जी कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा है। गुजरात में उनको मजा आया कि नहीं अपोजिशन होने से? नहीं, निश्चित तौर पर बहुत आनंद का अनुभव किया गया। इसीलिए हम लोगों ने देखा ना कि आपकी स्थिति यह है कि मणिशंकर अय्यर को एक बैठक करनी पड़ती है पाकिस्तान के लोगों के साथ। आपकी स्थिति ऐसी है कि कपिल सिब्बल को माइनॉरिटी वोट लेने के लिए उनको पता नहीं है कि वो किसके वकील हैं। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील हैं कि वो सुन्नी बोर्ड के वकील हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं वकालतनामा लेके कि देखो हम 2019 तक जो है वो हम मंदिर नहीं बनने देंगे, तो भैया जो मस्जिद वाल के समर्थक हो चुपचाप हमको वोट दे देना। तो ये आनंद तो लिया ना कांग्रेस का जो ऐसा जबरदस्त नेतृत्व है। ठीक है, आप मानते हैं नेतृत्व में राहुल गांधी की कोर टीम को पता ही नहीं है कि उनका पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के राजनयिकों से बैठक कर रहा है। ठीक है, आपने कहा कि राहुल गांधी फर्स्ट तक पहुंच गए थे, थोड़ा ऊपर हो रहे हैं, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर वो शब्द का इस्तेमाल करता हूं जो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी के लिए होता था। क्या गुजरात चुनाव में पप्पू पास हो गया प्रदीप जी? नहीं, देखिए अगर उनकी जो राजनीतिक छवि है उसको लेकर आप बात कर रहे हैं तो निश्चित बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं परिणामों से लिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों चीजों को अलग अलग रख के अमेरिका यात्रा से लौटकर आने के बाद से जो राहुल गांधी है उससे पहले के जो राहुल गांधी थे, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है।
पार्टी को जो अपेक्षा रही होगी उसके अनुरूप इस समय वो दिखाई देते हैं। चुनाव हारेंगे जीतेंगे वो सब अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी ने इस कैंपेन को एक नेता की तरह लीड किया और जिस तरह की मेहनत करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन कैंपेन करके वो 10 दिन के लिए कहीं भाग गए। इस बार लगातार गुजरात में रहे और कैंपेन करते रहे। अब उनका दुर्भाग्य ये है कि स्टेट लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास गुजरात में। उनका दुर्भाग्य ये है कि संगठन नहीं है। उनका दुर्भाग्य ये है कि गुजरात के लोगों को अभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बाहर से जो समर्थन लेने की कोशिश की, जैसे मेरा मानना है कि हार्दिक पटेल की जो बड़ी बड़ी सभाएं हुई उसका लाभ बीजेपी को मिला। वो एक रिवर्स पोलराइजेशन हुआ कि पटेलों पर जितना जोर दिया कांग्रेस ने, ओबीसी पोलराइज हो गया, गोलबंद हो गया। तो उसका फायदा और आप देखिए बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली किया। बीजेपी ने एक इतना आंदोलन हुआ, 2 साल से चल रहा है, सब कुछ हुआ, एक बार नहीं कहा कि हम भी आरक्षण देने पर विचार कर सकते हैं। साफ साफ कहा कि संविधान में ये संभव नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो वो मैसेज दे रहे थे ओबीसी को कि निश्चित रहो, हम रहेंगे तो ये नहीं होगा। तो उसका फायदा मिला और पाटीदार भी पूरा बटा नहीं, उसका भी लाभ नहीं मिला। तो राजनीति में आप नए वोट बैंक की ओर या नए वर्ग की ओर, समर्थक वर्ग की ओर तब जाते हैं जब ये सुनिश्चित कर ले कि पिछला हमारा पूरा इंटैक्ट है। एक को छोड़कर दूसरे की ओर जाएंगे तो वही होगा जो, मतलब अगर एग्जिट पोल ही नतीजे में बदलते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कांग्रेस के साथ। मुझे एक बात बताइए उनके सिंह साहब, तीनों ध्रुव विरोधी एक दूसरे के, जिग्नेश पटेल अल्पेश ठाकुर के विरोधी, अल्पेश ठाकुर जिग्नेश पटेल के विरोधी, जिग्नेश मेवाणी के विरोधी, हार्दिक पटेल जो है वो अल्पेश ठाकुर के साथ उनका ये है क्योंकि वो ओबीसी में आरक्षण चाहते हैं। तो ये जो 3 लेवल के जो अलग अलग तरह के सोशल इक्वेशन राहुल गांधी ने बनाने की कोशिश की, क्या वो उनकी इमेच्योरिटी थी या चीजों को ठीक से नहीं समझने के कारण वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि नीचे तो भाई आपस में इनका क्लैश हो जाएगा? नहीं, इसको थोड़ा सा रिवर्स उसमें देखना पड़ेगा लॉजिक में। ये जो हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश पैदा हुए हैं, ये इनकी वजह से आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन की वजह से ये जिग्नेश वगैरह इमर्ज किए थे। आंदोलन क्यों था? एक बड़ा वर्ग नीचे का पाटीदारों का है, ऊपर के पाटीदार बीजेपी के साथ आज भी हैं। नीचे का पाटीदार, नीचे का बैकवर्ड, आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो गुजरात मॉडल की एक बेसिक खराबी थी, जो कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, साफ आप कहिएगा तो मैं 5 मिनट में सारे इंडिकेटर्स दे दूंगा जो उस मॉडल के खिलाफ जाते हैं। उस मॉडल में कुछ दोष है, कुछ अच्छाइयां बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस डायरेक्ट डिलीवरी जैसे है, डायरेक्ट डिलीवरी अपने आप में अगर जीडीपी वॉल्यूम आपका ज्यादा है और डायरेक्ट डिलीवरी में जाते हैं, ये ब्राजीलियन मॉडल लेके, और मोदी जी ने उसका प्रयोग किया, आज देश भर में हो रहा है। नीतीश कुमार उसके अच्छे प्रैक्टिशनर है, लेकिन आपके सारे इंडिकेटर्स, जॉब लॉसेस देख लीजिए, 52,000 एमएसएमईज जिसको कहते हैं हम कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। वो 6 लाख युवा जो हैं वो नाराज थे। अब मुश्किल ये है कि कब मोदी जी का जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी अद्भुत है। मैंने इसीलिए कहा ये सोशियोलॉजिस्ट के समझने की चीज है कि इन सब के बावजूद, नेगेटिव इन द इकोनॉमिक इंडेक्स के बावजूद, अगर मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी उस समाज में है तो ये समाज शास्त्रियों के लिए एक नया विषय है और मेरे ख्याल से विश्व समाज शास्त्रियों के लिए। अब जो दूसरा पक्ष है, मोदी, पप्पू, राहुल गांधी को आपने बनाया था, कांग्रेसी में किसी की हिम्मत नहीं है उनको पप्पू कहने। कांग्रेसी ने भी बनाया। आप देखिए जो लोग बदल देगा, मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, एक फिगर बताता हूँ आपको। एक फेमस वेबसाइट है, उसने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि बीजेपी शासित विभिन्न राज्यों के मंत्रिमंडल की पड़ताल की तो सामने आया कि बीजेपी की सरकारों में पूर्व कांग्रेसी नेताओं की अच्छी खासी मौजूदगी है। गोवा जैसे राज्य में तो 11 मंत्रियों में से 8 पूर्व कांग्रेसी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार असम, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड की बीजेपी की सरकारों में आधे या उससे ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जो पूर्व कांग्रेसी है या कांग्रेस की साझीदार दलों के पूर्व नेता रहे। आप अब देखिए हेमंत बिश्व शर्मा, असम के एक्सट्रीम गुड एग्जाम्पल जिन्होंने ये बताया
जिन्होंने ये बताया, और राहुल गांधी को मतलब उन्होंने राहुल गांधी हमारे सामने का किस्सा है, तरुण गोगोई मिल नहीं पाए, 6 दिन बैठे रहे, नहीं मिल पाए, ये हमसे कहा उन्होंने। तो हकीकत ये है, लेकिन ये पप्पू जो इमेज है ना, वो ये है कि बुद्धू वाली इमेज वो नहीं थी। आज आप देखें मंदिर जो जा रहे हैं, ये गजब की कांग्रेस की एक बड़ी ही सोची समझी रणनीति है। वो लिबरल हिंदुइज्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, और ये बड़ा सटल मूव है जो कि कांग्रेस कर रही है, डेलिबरेट कर रही है। क्योंकि नेहरू के जमाने से अगर आप देख लें तो लिबरल हिंदुइज्म से को छोड़ देने की वजह से आज बीजेपी इमर्ज की है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी हार्ड हिंदू वाले फॉर्मेट में चली गई है, तो एक स्लॉट खाली है लिबरल हिंदुइज्म का। अगर राहुल गांधी अपने इस इमेज से इसको तो फिल कर सके, कांग्रेस के लिए एक अच्छा स्लॉट मिल जाएगा। यही वजह है कि वो मंदिर जा रहे थे, मस्जिद नहीं जा रहे थे। हाँ, इसके लिए शर्त यह है कि दिग्विजय टाइप के, मणिशंकर टाइप के लोगों को दूर दूर तक कांग्रेस से आप फेंक दीजिए। अगर ये चिंता मत करिए, दिग्विजय सिंह भी मंदिर ही जा रहे हैं, वो भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं आजकल, वो भी 1.5 महीने से मंदिर ही जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, और मेरे ही राज्य में जा रहे हैं क्योंकि वहीं के वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं सीधे चलता हूं प्रमोद तिवारी जी के पास। प्रमोद तिवारी जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, और अगर वो हारते भी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी की, उनकी कंसिस्टेंसी की एक जीत होगी इन चुनावों के बाद? अगर इसमें हार भी मिलती है तो, अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं दीपक भाई, बहुत साफ, कि ये जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं इनको मैं पूरी तरह अस्वीकार करता हूं। उसका एक मात्र कारण है, मैं भी 11 दिन रहा हूं, लगभग गुजरात के हर क्षेत्र में गया हूं, पिछले चुनाव में भी गया था, उसके पहले भी गया था। एक मुझे मेरी बात से वहां बैठे लोग सहमत होंगे, डिफरेंट चेंज है वहां पे, दिखाई पड़ने वाला चेंज है वहां पे, जिस तरीके से लोग जुड़े। अच्छा, कुछ नहीं होता तो आप बताइए, पूरी भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने वहीं पे अपना परमानेंट अड्डा बना लिया था, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री सब कर दिया था, तो कहीं ना कहीं पैनिक तो है। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी गुजरात में, ये विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर कांग्रेस पार्टी वहां बहुमत में नहीं आई तो। और उसका मैंने आधार आपको बताया कि पिछली बार और इस बार में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है पब्लिक रिस्पॉन्स में। हम लोग मीटिंग करते थे पिछली बार, लोग नहीं इकट्ठा होते थे, इस बार इतनी बड़ी तादाद में आ रहे थे। मेरे जैसे आदमी के लिए जो बाहर से गया हुआ था, तो राहुल जी की मीटिंग देखिए, अमित शाह जी की मीटिंग देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग देखिए, और इनके कोई और लीडर्स मीटिंग भी नहीं कर पा रहे थे जहां पे एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ हो सके। व्यापारी नाराज था तो 2 काम करेगा, या तो वोट नहीं देगा बीजेपी को, या निष्क्रिय होकर बैठ जाएगा। पाटीदार जो मेन स्ट्रेंथ है बीजेपी के, इस समय उत्तेजित होकर वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। तो मैं तो एक बात साफ कह दूं कि राहुल जी ने इस चुनाव में पूरी मोदी सरकार को घेर कर कटघरे में बेबस कर दिया था। ये हमारे लीडर की लीडरशिप की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, और हम कंफर्टेबल मार्जिन के साथ सरकार बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, 18 तारीख को ये साफ हो जाएगा, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि राहुल गांधी ने शायद 2014 के बाद ये पहले इलेक्शन होंगे असेंबली के जिसमें इस हद तक की मैच्योरिटी दिखाई है। इनकंसिस्टेंसी उनकी बिहार के अंदर भी थी, इनकंसिस्टेंसी उनकी दिल्ली के अंदर भी थी, और दिल्ली के अंदर उनकी इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली थी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या प्रमोद तिवारी के इस आर्ग्यूमेंट से आप सहमत हैं कि उन्होंने पूरी मोदी सरकार को इकट्ठा करवा दिया अहमदाबाद के अंदर, गांधीनगर के अंदर, सूरत के अंदर, वडोदरा के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर? अरविंद जी, मुझे लगता है सवाल नहीं सुन पा रहे हो। देखिए, खाली मंत्री और सांसद और एमएलए का मामला नहीं है। जो बीजेपी का क्लेम था कि टेलीफोन से मेंबरशिप का, वो 1.25 करोड़ के ऊपर था।
6.5 करोड़ में 1.25 करोड़ मेंबरी हो, 60 लाख वेरीफाइड मेंबर बता रहे थे, पन्ना प्रमुख एक एक पन्ना लेके और हर घर पे निशान लगा के कौन हमारा पक्ष वाला है कौन, और आखिर में आते आते चुनाव अगर अकेले नरेंद्र मोदी के कंधे पे आ गया, और हम सब लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर में आके चुनाव बदला है और उनके कहने का असर हुआ है। अगर कांग्रेस बैकफुट पे गई है या हारती दिख रही है एग्जिट पोल में, तो उसकी वजह बीजेपी की पहले की तैयारियां कम, नरेंद्र मोदी का ये आखिरी जो मेहनत है वो है। तो ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। मैंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के गैप को तो जो बताता हो वो बताता हो, लेकिन असली चीज ये बता रहा है कि बीजेपी की इतनी तैयारियां भी कोई बहुत काम नहीं आ रही हैं, और उसका एक श्रेय तब भी कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ जाना चाहिए कि जिस लेवल पे उन्होंने चुनाव लड़ा और जो पिच रखा अपने कैंपेन का या जो मुद्दे रखे, उससे बीजेपी को परेशानी हुई लगातार। और जो हम गिनती बता रहे हैं कि दलित, ओबीसी और पाटीदार का मेल कराना, इन तीनों ग्रुप्स को भी जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, अपनी पार्टी अगर आप देखने लगेंगे तो बहुत साफ दिखाई देगा कि राहुल और इन 3 नामों के अलावा चौथा नाम हमको सुनाई नहीं पड़ रहा था। कौन अध्यक्ष हैं, वो कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहीं कुछ किया, या एक एक आदमी अपने मेरे कंस्टिट्यूंसी के अलावा निकल के कहीं असर करने वाला हो, ऐसा गुजरात में कोई लीडर दिखाई नहीं दिया। तो अगर ये 4 लोग जो कांग्रेस के लिए बाहरी हैं, इन लोगों ने ही कैंपेन किया और नरेंद्र मोदी को मजबूर किया कि वो आए और इस तरह से लगे, अपनी पूरी ताकत लगाएं, तो ये अपने आप में राहुल गांधी की सफलता मैं मानता हूं। और अभी तक जो वो हैं गुजरात ने उनको उससे ऊपर किया है। नहीं, एक चीज ये भी देखिए आप कि शायद गोवा को छोड़कर, अगर गलत है तो बताइए, ये पहला चुनाव था 2014 के बाद जहां बीजेपी को जवाब देना था, वो सत्ता में थी। अभी तक जो चुनाव जीते या हारे हैं 14 के बाद बीजेपी ने, उन सब जगहों पर दूसरे दलों की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी को था, और ये एंटी इनकम्बेंसी 5 साल की नहीं 22 साल की थी। एक बात। दूसरा, दीपक जी, अगर आपने देखा ही होगा 2014 के बाद से या 13 दिसंबर के बाद से ही कह ले, बीजेपी का एक नया स्वरूप है। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है जिसमें कोई कसर उठा के, मतलब ऐसा नहीं है कि हम 92 पे सरकार बन जाएगी, हमारी 92-95 सीट आ जाए तो बाकी से कोई मतलब नहीं। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बनारस में 3 दिन रुके तो हल्ला हुआ कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और बनारस भी हारने जा रही है, इसलिए प्रधानमंत्री को 3 दिन बैठना पड़ रहा है। लेकिन ये लोग बिल्कुल रूथलेसली अपने अपोजिशन को जितना संभव हो वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टाइल है काम करने का, उसका फर्क है। दूसरा, अगर आप याद करें तो सोमनाथ मंदिर से जो शुरू हुआ कंट्रोवर्सी, और उसके बाद जनेऊ दिखाना शुरू किया कांग्रेस, उसके बाद से मोदी ने एजेंडा हाईजैक कर लिया। अगले दिन कपिल सिब्बल का आ गया, फिर मणिशंकर अय्यर का आ गया। तो ये लगातार जो सेल्फ गोल कांग्रेस करती रही, उसका फायदा नरेंद्र मोदी ने भरपूर उठाया। अच्छे कम्युनिकेटर है, गुजरात में उनकी जो छवि है, जो लोकप्रियता है, वो भी काम आई। तो कांग्रेस जो है, जो फ्रंट फुट पे चल रही थी, मेरा मानना है कि 5 दिसंबर के बाद कांग्रेस जो है वो बीजेपी सवाल उठाने लगी, कांग्रेस जवाब देने लगी। नहीं, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर के दिन, क्योंकि 14 दिसंबर ही थी जब परिनिर्वाण दिवस था बाबा साहब अम्बेडकर का, वहीं पर उन्होंने भाषण दिया था, और उस भाषण से ठीक पहले 13 तारीख को मणिशंकर अय्यर का नीच वाला बयान आया था, और 12 दिसंबर को मणिशंकर अय्यर हम कह रहे हैं 5 तारीख को जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं, वहां से बदला, और मणिशंकर के अय्यर के बयान ने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस में जो है वो भस्मासुर कम नहीं है, कम भस्मासुर नहीं है। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मेरे 2 फेवरेट पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, दोनों का जरूर दिखाइए। एक तरफ प्रेम शुक्ला जी हैं, एक तरफ आलोक शर्मा जी हैं, और फिर उनसे बहस होगी, तीखी बहस होगी इस बात पर कि क्या राहुल गांधी 2019 के चुनाव में विपक्ष की धुरी बन पाएंगे। कौन एक्सेप्ट करेगा राहुल गांधी को, क्यों एक्सेप्ट करेगा, अखिलेश क्यों करेंगे, मायावती क्यों करेंगे, और कई। तो हम बात कर रहे हैं कि हार कर भी जीत जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि इस बार जिस
कंसिस्टेंसी का उन्होंने परिचय दिया है वो कहा जा सकता है कि राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहली बार इस तरह से जताया कि वो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन है, एक पार्ट टाइमर और रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं, या जिसको हिचक होती रहती है कि मैं राजनीति करूं भी या मैं राजनीति न करूं। राहुल गांधी के इस परिवर्तन की ही हम बात कर रहे हैं। और जो अगला अहम सवाल है कि नीतीश कुमार तो चले गए, वो बीजेपी के साथ चले गए, अब विपक्ष की धुरी कौन बनेगा? एक बड़ा आइडिया फ्लोट हो रहा था कि विपक्ष की धुरी बनने के लिए जो है वो राहुल गांधी तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को एक्सेप्ट कौन करेगा? मैं आलोक शर्मा जी आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा। जब अच्छी बात हो रही थी आप जुड़ नहीं पाए हमसे। 30 सेकंड दे देते तो बेहतर था। हाँ ठीक है, आप 30 सेकंड ले लीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जोड़ूंगा, पर प्लीज बीच में मत घुसिएगा दोनों एक दूसरे के। ठीक है, मैं तो बिल्कुल नहीं घुसूंगा। आलोक जी से प्रार्थना है कि स्वस्थ बहस हो। देखिए, हम लोग बहस कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी पर, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जन्मते ही भावी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में लोगों के मानस में बैठ जाता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो 2004 से 2017 तक, 2004 से लेकर 2011 तक राष्ट्रीय महासचिव यानी अगला वारिस सिद्ध है कांग्रेस का, जो 2011 से 2017 तक उपाध्यक्ष है, जिसके पास इतना एक्सट्रीम पावर है कि वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित विधेयक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर फाड़कर फेंक दे तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में गया हमारा प्रधानमंत्री उस पर मौन साध जाता है। इससे अधिक पावर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर हम आज उसकी राजनीति के 13वें वर्ष में यदि हम ये डिबेट करने बैठे हैं कि वो परिपक्व हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, तो इतना तो सिद्ध हो गया 2004 से 2017 तक 13 वर्षों तक एक व्यक्ति अपरिपक्व था, क्योंकि दीपक चौरसिया जैसा व्यक्तित्व, आदरणीय एनके सिंह जैसा व्यक्तित्व, अरविंद जी और प्रदीप जी किसी ऐसे विषय पर बहस करने नहीं बैठेंगे जो विषय का अस्तित्व नहीं हो। तो किसी व्यक्ति का, इतने बड़े व्यक्ति का 13 वर्षों तक अपरिपक्व रहना क्या संकेत देता है? बताइए आलोक जी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और सबसे छोटे कार्यकर्ता के भी पसीने छूटे हुए हैं पिछले 1 महीने में। ये पसीने ही बता रहे हैं कि कौन परिपक्व है और कौन परिपक्व नहीं है। किसने एजेंडा गुजरात में तय किया और किसने एजेंडे को आगे बढ़ाया, यही बता रहा है। 14 सवाल में से एक सवाल का जवाब नहीं मिला। अब 2014 में ये था, 2007 में ये था, ये ढपली बजाते रहिए आप। भविष्य की बात करते हैं, 2 दिन बाद के चुनाव के नतीजे के लिए रुकिए आप जरा। मोदी साहब को पूरा चुनाव जो है इमोशनल पिच पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। विकास 15 किलो का ताला लगाकर संदूक में बंद करवा दिया राहुल गांधी जी ने मोदी जी का। आखिर में इवेंट मैनेजमेंट से चुनाव समापन करना पड़ा। राहुल गांधी के डर की वजह से पूरी तरह से जो हालत रही, उससे पूरी तरह से पता चलता है कि कौन कहां पहुंच गया है। और दीपक जी, आपका जो दूसरा सवाल था कि जिस तरह से अभी नीतीश जी वहां चले गए हैं, तो उनकी आत्मा ही जानती है वो क्यों चले गए हैं और कब वापस आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसको 11 करोड़ वोट मिली थी 2014 में। बहुत बुरी स्थिति होने के बावजूद, शायद 44 सीट सबसे लोएस्ट फिगर के बावजूद 11 करोड़ वोट मिली थी। और बीजेपी के तूफान के बाद भी उनको 18 करोड़ वोट मिली थी। तो ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस बहुत बुरी अवस्था में भी हो, तब भी आपके टक्कर में खड़े होने की अपना वजूद रखती है। जहां तक बात धुरी की है, अभी अखिलेश जी के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा हमने, उससे पहले अभी बिहार में लालू जी के साथ और नीतीश जी के साथ चुनाव मिलकर लड़ा। नीचे डीएमके एआईडीएमके दोनों के साथ चुनाव लड़ा। कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है जिसका एक एक वर्कर बूथ पर बैठा हुआ है। हर जगह हर गांव में आपको कांग्रेसी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेसी मात्र एक जुमलों वाली और सपने दिखाने वाली पार्टी नहीं। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पाकिस्तान वाली पार्टी विचारधारा रही है। जितने मर्जी लोग ये कांग्रेस मुक्त चिल्ला लें, लेकिन आज भी कांग्रेस की जो विचारधारा है वही इस देश की आत्मा है, वही संविधान की आत्मा है। और कांग्रेस को जो लोग मुक्त करने की बात करते हैं, वो स्वयं कौन से हवा लेकिन आलोक जी और सपनों की दुनिया जिस दिन चकनाचूर होती है, उसमें मात्र एक क्षण लगता है कि आंख खुली और सपना टूट गया।
तो जो लोग सपने में हैं, राम और की जिनको आत्मा पहली भारत बार की सत्ता आत्मा मिली है। इतना अहंकार ना करें आप लोग। राम की आत्मा भारत की आत्मा है, रोम की आत्मा निश्चित तौर पर विदेशी आत्मा है। देखिए ये लफाजी जो है ये देश की जनता समझ चुकी है। 15 लाख नहीं, रुपए से डफली, लेकर आज तक लफाजी, कोई वादा बता जुमला, दीजिए, जो मोदी साहब ने पूरा रावण, किया हो। किसान का नीच, क्या हाल रावण, कर दिया रंगीली, आपने? सब कह लीजिए, गुजरात के अंदर किसान खून हमको के पता है, आप अभिजात तिवारी वाले हैं, क्लब कल्चर वाले हैं। जो हम क्लब लोग कल्चर 3 साल का में तो यही बढ़ाया सब वाक्यांश था रहता वो है। आप लोग अभी तक भारत पूरा की नहीं आम कर जनता पाए के लिए किसी भी तरह से। आप तो कंपैरिजन वोट में अंग्रेज नहीं है ना, नोटबंदी जो डॉग्स आर इंडियंस और क्लाउड का बोर्ड लगा। आरबीआई और इलेक्शन कमीशन जैसी Dogs and Indians are not allowed का बोर्ड लगाने वाली धज्जियां उड़ाने का काम किया है। और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के अगर राहुल गांधी नेतृत्व बात ने इस कर रहे हैं कि मैं लोकतंत्र की प्रोटेस्ट नींव को करूंगा। इतना मजबूत किया है। राहुल गांधी ये पर आप पंडित कुछ नेहरू बोल का रहे हैं। विजन था मेरे क्या अच्छा, संविधान बनाने वाला देश यही का तो प्रॉब्लम है आलोक जी, आलोक और जी। कांग्रेस पार्टी को खुशी है गरीब व्यक्ति यहाँ का देश का मुख्यमंत्री बनता है। गरीब तो ये हुआ था कि वो यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बनता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी, आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी, बैठकर सपने देख रहे हैं। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी, देखना बंद कर कम से दें। कम प्राइम टाइम का सम्मान करें और विषय का सम्मान करें। आलोक जी अभी आप भटक रहे हैं। मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा आपसे, क्या राहुल गांधी को अपना लीडर मानना समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक्सेप्ट कर लेंगे, जिनके पास इतने बड़े राज्य का शासन था? क्या मायावती उनको एक्सेप्ट कर लेंगी? लालू तो कर लेंगे, मैं एग्री करता हूं, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी रीजनल क्षेत्र का क्या होगा? सिर्फ एक संदर्भ जोड़ देता हूँ भैया, 10 सेकंड का। देखिए मैं 10 समझता सेकंड हूं का कि संदर्भ अभी जोड़ उत्तर देता हूं। प्रदेश में भी लोग कह रहे थे उत्तर कि प्रदेश चुनाव कांग्रेस में पार्टी का अखिलेश कोई जनाधार यादव नहीं मुख्यमंत्री है। ने उसके कहा बावजूद कि ये तो एक प्रधानमंत्री रूलिंग पार्टी के को चीफ माना जाए, मिनिस्टर ने हाथ तो राहुल बढ़ाया गांधी को मान और लेंगे। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तो मैं समझता हूं कि अभी वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी बहुत लोग आएंगे, अभी बहुत सीबीआई और ईडी के डर से चुपचाप बैठे हैं। जो लोग सब निकल कर आएंगे, चिंता मत कीजिए। भाजपा के डर से तो केवल सजीव नहीं निर्जीव वस्तुएं भी डरी बैठी हैं। सड़क और पत्थर भी डरते हैं इनसे। जिस तरह से विंडिक्टिव अमर सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिस तरह से दूसरे अपोजिशन के गर्दन को पकड़ने का प्रयास करते हैं और केवल अपोजिशन पार्टी ठीक है आलोक जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। छोड़ते हैं ये लोग, मीडिया को नहीं छोड़ते हैं। आलोक जी, अब प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। क्या हो गया? देखिए क्या हो गया, देखिए इनको दरअसल क्या है, संवैधानिक पदों के दुरुपयोग का ऐसा बुरी लत लगी हुई है। 1950 के दशक में पंडित नेहरू ने पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के प्रमोशन में आदरणीय बनर्जी जी को अवहेलना करने का प्रयत्न करके ये काम अरे भाई 1917 में आ जाओ, 1970 के दशक में आ जाओ, सर्वोच्च न्यायालय को अपहरित कर लिया था। छोड़ दो 1975 में कर दिया उसने, विधायिका को अपहरित कर लिया। में पंडित सुन लीजिए इतना स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र आपको दिया क्या आप जैसे लोग आलोक शर्मा जी का दुरुपयोग कर रहे हैं? श्री केवल ये बता दीजिए एक संवैधानिक संस्था उदाहरण दे रहा हूँ। आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, सब विधायिका अपहरित हुई थी कि नहीं 1975 में? विधायिका अपहरित हुई थी कि नहीं? नहीं 2017 की बात करें ना सर। राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, 2019 की बात हो रही है। इसमें बात करिए ना। नहीं, अभी राहुल की एक्सेप्टेबिलिटी पर भी आते हैं ना। हाँ। इस देश का संसद तय करता है एक प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तय करता है एक कैबिनेट, वो कैबिनेट तय करती है एक बिल, वो बिल चला जाता है राष्ट्रपति के यहाँ सिग्नेचर होने। संयुक्त राष्ट्र में हमारा प्रधानमंत्री गया हुआ है, एक लौंडा खड़ा होता है, फाड़ के फेंक देता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये संवैधानिक सबसे बड़ा दृष्टि में आडवाणी जी संविधान की व्यवस्था का सर्वोच्च सम्मान रहा होगा। यही है, ये सम्मान है संवैधानिक व्यवस्था का। जितनी लोकसभा की धज्जियां आप लोगों ने परंपराओं की धज्जियां उड़ाई हैं, किसी ने आज तक नहीं उड़ाई हैं। आरबीआई ने 2 डायरेक्टर से साइन करवा के आधा घंटे में नोटबंदी लागू कर दी। आरबीआई का गला घोट दिया आप लोगों ने। और जो कल तांडव इलेक्शन कमीशन का देखा वो पूरे देश ने देखा है। आप कांग्रेस के इतिहास पर प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित, आदरणीय प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित कांग्रेस का इतिहास कृपया ठीक से पढ़ लें, तो क्या होगा, बहस में थोड़ा संदर्भों को समझेंगे। आदरणीय आलोक जी, आप बड़े ज्ञानी हैं, मुझे ज्ञात है,
नहीं, आप केवल ये बता दीजिए, आप बार बार जो बता रहे थे अभी कि माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ एक चुनाव लड़ने वाला नहीं मिला। मुझे बता दीजिए अमित शाह जी का नॉमिनेशन किस दिन हुआ था और अमित शाह जी के खिलाफ कौन कैंडिडेट था कुछ और कौन इलेक्शन एजेंट था, जरा बता दीजिए आप जरा। अरे मैं तुम भैया देखिए, आप कांग्रेस पर बहस कर बताइए जरा कौन सी तारीख को नॉमिनेशन हुआ था। हमने पूरा संजय बारू जी की किताब भी जरा पढ़ लीजिए। हमारी जो 35 की 35 यूनिट है उन्होंने सबने प्रस्ताव पारित करके दिया है और 10 दिन तक पूरा प्रोसेस चला, किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। आप मुझे बताइए आपको हमको पता नहीं, बहुत अच्छा। अमित शाह जी कांग्रेस का लोकतांत्रिक फर्जीवाड़ा, कांग्रेस का ये लोकतांत्रिक फर्जीवाड़ा मुझे लगता है प्रशंसनीय है। अगर फर्जीवाड़ों पर की प्रशंसा की जाए और फर्जीवाड़ों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो कांग्रेस का ये लोकतांत्रिक संवैधानिक फर्जीवाड़ा बहुत अरे भाई मुझे प्रशंसनीय है, किंतु लोकतंत्र में अनुकरणीय नहीं है। मुझे बताइए राजनाथ जी अनुकरणीय खड़ा हुआ था, आपका फर्जीवाड़ा जो है खिलाफ कौन खड़ा हुआ? अनुकरणीय नहीं है। एक के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था जरा बता दीजिए मुझे। यहाँ जो है इलेक्शन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष जो है, कांग्रेस का जो भारी अध्यक्ष है वो गर्भ में आते ही निर्धारित हो जाता है। लोकतंत्र हमारे यहाँ को सींच जब ये गर्भ में आए थे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं हम लोग। तब आदरणीय आप तब से लेकर आज तक की धज्जियां कितने अध्यक्ष बने, अधिकारियों कैसे बदले, सामान्य लोग कैसे बने, जुडिशरी के ऊपर सामान्य व्यक्ति कैसे, पत्रकार का हमारा यूथ का महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। कांग्रेस में कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस में कल्पना कर सकते हैं। जनता आपसे जवाब मांगेगी 15 लाख से मेरे चलने का वक्त हो गया। बहुत हुई महंगाई की मार, जनता भ्रमित नहीं होती है। जनता पूछेगी कि गैस का सिलेंडर 2 दिखाने से, जनता पूछेगी 80 रुपए किलो पेट्रोल, 80 रुपए किलो टमाटर क्यों हो जा रहा है। जनता पूछेगी आपसे महिलाओं पर अत्याचार। पंडित आलोक शर्मा जनता पूछेगी कि 2022 किस तरह से किसानों का जो पंडित आलोक शर्मा मुनाफा है वो बढ़ेगा। राहुल गांधी पूछेगी, पंडित स्वामीनाथन कमेटी का जनता पूछेगी आपसे कि पाकिस्तान के लोग में आ रहे हैं क्या। जनता पूछेगी कि $50 मिल रहा है क्या। जनता पूछेगी जो सुसाइड रेट है वो क्यों बढ़ गई। जनता पूछेगी आपसे थोड़ा सा हुआ हमारा। जनता पूछेगी मौसम थोड़ा क्या हुआ, एक का उत्तर नहीं लेकर जाओ। मौसी के तय करने से नहीं हो रहा ना। गुजरात में झूठ मौसी ने फोन किया बंदी को, अभी राहुल बेटा को अध्यक्ष बना दो, और ठीक है बना देते हैं। झूठ और फैक्ट्री, झूठ और लफाजी की जो मौसी क्या का ताला लगाएगी। नानी क्या मिल गया, उत्तर नहीं मिलेगा। पिछले साल का मैनिफेस्टो बीजेपी के कार्यालय में ढूंढने से नहीं मिलेगा। अच्छा एक चीज, एक सवाल छोटा सा। आलोक जी थोड़ा ठंडा पानी पीजिए, एक गिलास बढ़िया। दूध भिजवाए क्या आपको ठंडा बढ़िया, अगल बगल से थोड़ा ठंडा हो जाए ना। मेरे हिसाब से आप दोनों भले से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बने या ना बने, बहुत अच्छे एंकर जरूर बन सकते हैं। आलोक जी कलावती का नाम तो आपको सब बोल रहे हैं। आज के चैनल के मापदंडों को मानते हुए आप दोनों बहुत शानदार एंकर बन सकते हैं। तो दीजिए, चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। देश का प्रधानमंत्री कहे चुनाव में जीतने के लिए कि मेरी सुपारी दे दी गई है। अरे भाई सुपारी किसने दे दी आपकी? सुपारी देने वाले खुले घूम रहे हैं। छोटा रहे हैं ड्रामा। सुपारी भी बताएंगे, बताइए जरा। हम देश की बीमारी बताएंगे, सुपारी बताएंगे, गुजरात के सुपारी कल्चर भी बताएंगे। अभी वो एक छोटा खेलेंगे। आलोक की सवाल तो सुनिए, अब आलोक की सवाल तो सुनिए। झूठ बोलेंगे, जिह्वा रानी को जरा जाएगा वो आपकी जो जिह्वा रानी को जरा आलोक की सवाल कर्णावती को जो सक्रिय बात भी करो, जरा कर्णावती को सक्रिय करें। पूछिए सवाल पूछिए। प्रेम शुक्ला जी चुप हो गए। आलोक जी आलोक जी 2008 का लोकसभा में परमाणु समझौते पर बहस याद होगी। आदरणीय राहुल गांधी ने कहा था कि यदि परमाणु समझौता हो जाएगा तो कलावती के घर में रोशनी पहुंच जाएगी।
कलावती को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उनके दामाद ने भी आत्महत्या कर ली, पहले पति ने नहीं। परमाणु एक कलावती के जीवन में और उसी परमाणु आप 4 समझौते वर्षों मोदी की जी ने सत्ता अमेरिका में जाके आगे बढ़ाया, और अगर वो प्रकाश नहीं था दे सकते तो आपकी सरकार 4 साल से मुस्तरद बन के क्यों बैठी है? एक कलावती परमाणु समझौते को कैंसिल क्यों नहीं किया आप लोगों ने? कलावती के दामाद ने आत्महत्या करने की नहीं, जो आपके आदरणीय राहुल गांधी जिस कलावती को हैं, हम लग रहा है कलावती को भी ले आए, प्रेमवती को भी ले आएंगे। पहली बार अमेरिका ने किसी देश के साथ किया था जो बाइलेटरल था, 2 तरफा था। बड़ी व्यापक बहस रही वैसे किया, और अगर गलत था तो उसको कैंसिल क्यों नहीं किया? इसलिए कम से कम राहुल उस मुद्दे को नहीं उठाए आप। अपरिपक्व दावे संसद के पटल पर अकेले गोल गोल सिर्फ गुगली मार रहे थे। आदरणीय राहुल गांधी अच्छा, प्रेसिडेंट 45 मिनट के प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स को आप लोगों ने नेहरू से लेके हट पे चर्चा कर डाली। राहुल गांधी को छोड़, राहुल गांधी 2019 का नाम ही नहीं लिया दोनों में से किसी ने। नहीं, लेकिन अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी, और अच्छी बात है आलोक शर्मा जी कि आपको आज के मापदंडों के हिसाब से किसी भी चैनल में एक शानदार एंकर की नौकरी जरूर मिल सकती है। नॉन स्टॉप बोलते रहिए और कोई काम नहीं करना है। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को 18 तारीख के लिए। 18 तारीख को परिणाम आएंगे और हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे लिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि 18 तारीख को सबसे तेज नतीजे देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिएगा इंडिया न्यूज पर। और हम आपको ये भी बता दें कि कल हम लेकर आएंगे आपके साथ पत्रकारों का एग्जिट पोल, जो हमारा सबसे अभी तक का बहुत अभिनव प्रयोग है। आप देखिएगा पत्रकार क्या कहते हैं, कितनी सीट देते हैं किसको।